अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 21 हब्बी आपके व्हीलचेयर चेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा दूंगी। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Minimum 10 comments for next episodes. सुबह से इन सब लफड़ों में कसक की पास्ट के बारे में सब चीज में वक्त दोपहर का हो चुका था। तभी सुनैना जी अभय और आयुष और बाकी सब को देखते हुए बोली, तुम सब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। और आयुष, जाओ बेटा बाहर, पापा, अंकल और दादू सबको बुला लाओ खाने के लिए। आयुष यस मॉम बोलकर 2 कदम आगे बढ़ा लेकिन उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। वो अपनी कमर को पकड़कर थोड़ा झुककर चल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अमन भाई और भाई, आपने मुझ बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे कमर में जब तक दर्द रहेगा मैं तब तक आप दोनों को कोसूंगा। और भाई अब देखो आप, मैं मेरी बेस्टू को और क्या क्या सिखाता हूँ। तभी वहां कसक अपने किट्टू को लेकर भागते हुए आई और अभय के पास जाकर सबके सामने बोली, हब्बी मुझे ना आपका बड़ा वाला इंजेक्शन देखना है, दिखाओ ना। कसक के मुंह से जैसे निकला कि वो अभय का बड़ा वाला इंजेक्शन देखना चाहती है। सभी हैरानी से उसे देखने लगे और उसके बाद फिर अभय की शक्ल देखने लगे। अभय की शक्ल की हवाइयां उड़ गई थी, ये सोचकर कि अभी कसक उससे क्या देखने के लिए मांग रही है। क्या उसे पता है कि बड़ा वाला इंजेक्शन का मतलब क्या है और क्या उसे ऐसे सबके सामने में वो बड़ा इंजेक्शन दिखाया जा सकता है। तभी कसक ने फिर से जिद करते हुए कहा, हब्बी दिखाओ ना बड़ा वाला इंजेक्शन। आप कल से बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन दिखाने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। पापा कहते हैं ना कि बातें बड़ी और दर्शन छोटी, आप वैसे ही हो। आप सिर्फ बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन आपके पास कोई इंजेक्शन है ही नहीं। आप सिर्फ बातें बड़ी कर रहे हो लेकिन है कुछ नहीं आपके पास। कसस, जिसने अभी किट्टू को अपने गोद में लिया हुआ था, उसे नीचे छोड़ा और झुककर अभय की चेहरे के पास चेहरा ले जाकर बोली, अभी आप ना एक सुतली बम हो जो फूटता नहीं है, फूशशश हो जाता है। और अगर अब से आपने मुझे अपने बड़े वाले इंजेक्शन के नाम पर डराया तो मैं आपकी इस चेयर के नीचे। कसक ने अपनी उंगली से अभय के व्हीलचेयर के हैंडल पर 2 बार मारा और आगे कहा, इस चेयर के नीचे में बड़ा वाला आलू बम रख दूंगी और उसमें माचिस लगा दूंगी। उसके बाद आप ना एकदम बूम फुट जाओगे और यह जो आप चेयर पर बैठे रहते हो ना और आराम फरमाते रहते हो, उठकर खड़े हो जाओगे और इधर उधर भागने लगोगे। इतना कहकर कसक उठी और अपने बालों को एकदम स्टाइल से पीछे झटकते हुए बोली, खाली बड़े वाले इंजेक्शन से डराने चले थे, फूसकी बम। इतना कहते हुए कसक पीछे मुड़ी और खुद से ही बोली, बेस्टू भी ना कुछ भी बोलते रहता है। उसने कहा, हब्बी से बड़ा वाला इंजेक्शन देखने को मांगो, लेकिन हब्बी के पास तो है ही नहीं। मुंह बंद हो गया हब्बी का और कसक जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। अभी जो भी कसक ने अभय से कहा था कि उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी, वो सभी बातें सुनकर सभी कसक का मुंह देख रहे थे और अभय सदमे में अपनी चेयर को देख रहा था कि उसके चेयर को अगर कसक उड़ा देगी तो वह बैठेगा किसमें। बाकी पूरा रंबो गैंग कसक को हैरानी से देख रहा था कि अभी जो लड़की इतनी चुप चुप उन सबके सामने सहमी सहमी सी थी, वो अभी ऐसे बिंदास होकर उन सबके सामने ही अभय को ये कह रही थी कि वो उसके चेयर के नीचे बड़ा वाला आलू बम लगाकर उड़ा देगी। इसके बाद अभय खुद चेयर के साथ उड़ जाएगा और वो उठकर चलने लगेगा और इन सब से विपरीत दरवाजे के पीछे छुपा आयुष अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मुझसे पंगा लोगे भाई, अब देखो मैं आपकी क्यूट लिटिल गर्ल से क्या क्या करवाता हूँ। वहीं आयुष सोचने लगा कि अभी उसने क्या किया, जिसके बाद कसक ने जाकर अभय से उसके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने की डिमांड की। फ्लैशबैक, आयुष जो लंगड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ जा रहा था। राघवेंद्र जी, विजय जी और राजीव जी को लंच करने के लिए बुलाने को तो उसने देखा कि कसक भागते हुए विला के अंदर आ रही है, तो उसने कसक के कंधों को पकड़कर उससे पूछा, अरे बेस्टू तुम कहाँ भाग रही हो। उसके गोद में किट्टू भी था, तो कसक ने पीछे मुड़कर देखते हुए आयुष से कहा, बेस्टू तुम्हें पता है बाहर गार्डन में जो
मुच्छों वाले दादाजी हैं ना, वह उनके साथ पापा और अंकल जी तीनों बैठकर हब्बी के बड़े वाले इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि हब्बी का इंजेक्शन बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि हब्बी अगर वह इंजेक्शन मुझे देंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं गार्डन से भागकर अंदर आ गई। तभी आयुष के खुराफाती दिमाग की बत्ती जली और उसने कसक को समझाते हुए कहा, देखो बेस्टू, तुम्हारे हब्बी के पास कोई इंजेक्शन नहीं है और बड़ा वाला तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है वो सब तुम्हें डरने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम डरकर एकदम सिमटकर क्यूट लिटिल कैट की तरह रहो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ, तुम जाकर अभी सबके सामने अपने हब्बी से उनके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने की डिमांड करो, ठीक है? देखना उनकी हवा वहीं निकल जाएगी एकदम सुतली बम की तरह फूशशश करके। कसक उसकी बातों को सुन रही थी तो आयुष को लगा कि सुतली बम कसक को समझ नहीं आया होगा, इसलिए उसने पूछा, बेस्टू तुम्हें सुतली बम का मतलब तो पता है ना? वो जिसमें छोटी सी सुतली लगी रहती है, उसमें आग लगो तो वह फूट जाता है। लेकिन तुम्हारे हब्बी के पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाकर देखो, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे हब्बी कितने बड़े तोप हैं। अगर उनकी हवा फूश नहीं हो गई ना तो। आयुष ने अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर खड़ा करते हुए कहा, तुम्हारा बेस्टू तुम्हें बड़ा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट ला कर देगा। और आयुष की बातें सुनकर और चॉकलेट के लालच में कसक पहुंच गई अभय से उसके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने का डिमांड करने। फ्लैशबैक। अभी कसक अकेली ही निंग टेबल के चेयर पर बैठी हुई थी। तभी सुनैना जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तुमने हाथ धोए? कसक ने ना में सिर हिलाया तो सुनैना जी ने कहा, चलो जाओ, जल्दी से हाथ धोकर आओ, ऐसे नहीं खाते। उनकी बातें सुनकर कसक उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहीं अभय बेचारा अभी तक सदमे में बैठा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर ओमन ने नीचे झुककर उसके कान में कहा, सुन विजय अंकल को बोल जल्दी रिपोर्ट दे, ये तुझे पूरी तरह से पागल कर देगी। अभय ने अपने गर्दन को घुमाकर ओमन की तरफ देखा और फिर अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलने लगा, जैसा कह रहा हो, सही बोला, मैं अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब सभी एक एक कर जाकर हाथ धोकर आए और डाइनिंग हॉल में अपने अपने चेयर पर बैठ गए। उन सब के लिए हमेशा ही रानावत हवेली में कमरे और उनका निंग टेबल पर चेयर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि उन सभी को सुनैना जी, राजीव जी, अभय और आयुष की तरह ही मानते थे। तभी आयुष और राजीव जी, विजय जी, राघवेंद्र जी सभी लंच करने के लिए अंदर आ गए और जाकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। वही अभी के लिए अभय का कर हटाया हुआ था, क्योंकि वह अपनी व्हीलचेयर पर ही बैठा था। 11 सभी अपने अपने चेयर पर बैठ गए थे लंच करने के लिए। सिर्फ एक सुनैना जी ही थी जो सबको खाना सर्व कर रही थी और उनकी हेल्प कर रहे थे घर के हेड सर्वेंट। सुनैना जी ने सबके लिए लंच सर्व किया और जाकर वह कसक के पास खड़ी हो गई और अपने हाथों से उसे निवाला बनाकर खिलाने लगी। ये देखकर विजय जी को बहुत खुशी हुई कि सही मायने में अब जाकर कसक को एक प्यार करने वाली माँ मिली थी। विजय जी भी अपना लंच करना स्टार्ट करते हैं। कसक सुनैना जी के हाथों से खाना खाते हुए अपने किट्टू को अपने हाथ से सहला रही थी और बाकी सब उसकी हरकतें देख रहे थे। सबका लंच हो गया तो विजय जी ने कहा, इस शादी की वजह से मैंने अपनी बहुत से काम पेंडिंग रखा हुआ है, तो मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन यहाँ आ गया था इसलिए जा नहीं पाया था, अब मैं चलता हूँ। फिर वह कसक के पास आए, उसके सर को सहलाते हुए बोले, काशू बेटा, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना और आंटी जो कहे वह बात मानना, ठीक है, और अपने हब्बी की भी बात मानना। इतना कहकर जैसे वह जाने लगे वैसे ही कसक उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, पापा आप जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मेरे साथ रहो ना, आपको पता है ना आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी विजय जी ने अभय की तरफ दिखाते हुए कहा, लेकिन अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा हब्बी है ना, तुम उसके साथ रहो बेटा। लेकिन कसक रोने लगी, बोलने लगी, नहीं मुझे आपके पास रहना है, आपके पास रहना है, मुझे हब्बी नहीं चाहिए, मुझे आपके पास रहना है। कसक के मुंह से जैसे ही यह निकला, मुझे हब्बी नहीं चाहिए, अभय उसे घूर कर देखने लगा। तभी विजय
जी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, शादी के बाद लड़की के लिए सबसे पहले उसका हब्बी होता है। तो आप भी अपने हब्बी के साथ में रहो, अभय आपके साथ रहेगा। लेकिन कसक नीचे बैठकर विजय जी के पैरों को पकड़ चुकी थी ताकि वह जा ना सके। तभी सुनैना जी ने उनसे कहा, भाई साहब जहां इतने दिन काम रुका रहा तो 2 दिन और सही, कल इनका रिसेप्शन है, उसके बाद आप चले जाइएगा। अभी जिस तरह से कसक ने विजय जी के पैरों को पकड़ रखा था वह तो वैसे भी नहीं जा पाते, तो उन्होंने कसक को ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं जा रहा हूं, अब मेरे पैरों को छोड़ दो। उनके इतना कहते ही कसक उठकर खड़ी हो गई। अब खुशी से विजय जी के गल को चूमते हुए बोली, मेरे अच्छे पापा। और वहीं अभय तो गुस्से से विजय जी और कसक दोनों को देख रहा था। अब सब आकर हॉल में लगे सोफों पर बैठ गई क्योंकि अभी किसी के पास कोई काम नहीं था। विजय जी को भी कसक ने जाने नहीं दिया था। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन कसक वहां नहीं थी, वह अपने किट्टू के साथ खेल रही थी, उसे पकड़ रही थी, उसके पीछे भाग रही थी और उसे इस तरह देखकर विजय जी बहुत खुश हो रहे थे। तभी कसक जो सीढ़ियों पर अपने किट को पकड़ने के लिए भाग रही थी, उसने देखा कि आयुष एक साइड खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। तो कसक को कुछ उल्टा सूझा और वो धीमे कदमों से उतरते हुए जाकर आयुष के पीछे जोर से चिल्लाई, भाओ। लेकिन उसके चेहरे पर जो अभी आयुष को डराने की खुशी थी वह तुरंत में बदल गई, क्योंकि वह आयुष नहीं, अमन खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आयुष और अमन की कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए अभी कसक को लगा कि वो आयुष है, और कसक की इस तरह भाव करके डराने से अमन डरा भी नहीं था। जब अमन ने कसक के मायूस चेहरे को देखा तो उसने फोन पर जिस इंसान से बात कर रहा था उससे कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फोन कॉल कटकर अपने फोन को अपने पॉकेट में रखा और कसक से कहा, डरना था क्या? कसक मायूसी से हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन ने कहा, ठीक है चलो फिर से ट्राई करते हैं। कसक वापस से भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और अमन भी वापस से फोन निकालकर झूठ मूठ का किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगा। वही बाकी सब अमन को देख रहे थे। कसक फिर से धीमे कदमों से चलकर आए और उसने जोर से कहा, भाओ। अमन तुरंत नीचे लगभग गिरने के अंदाज में बैठा और डरने जैसा फेस बनाकर वह ऐसे दिखाने लगा जैसे कितना डर गया है, और कसक उसे इस तरह देखकर उछलती हुई ताली बजाते हुए हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https://whatsapp.com/channel/0029vaggy0c1 22 आहे हब्बी दुख रहा है, मैं प्यार से करूँगा नहीं दुखेगा। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. कसक वापस से भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और अमन भी वापस से फोन निकालकर झूठ मूठ का किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगा। वही बाकी सब अमन को देख रहे थे। कसक फिर से धीमे कदमों से चलकर आए और उसने जोर से कहा, भाओ। अमन तुरंत नीचे लगभग गिरने के अंदाज में बैठा और डरने जैसा फेस बनाकर वह ऐसे दिखाने लगा जैसे कितना डर गया है, और कसक उसे इस तरह देखकर उछलती हुई ताली बजाते हुए हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। तभी उदय ने बोला, देख मैं तो जा रहा हूँ क्यूट रैबिट के साथ खेलने, मेरी मान तो तू भी चल, साथ में खेलते हैं, इससे उसे तुझे जानने में आसानी होगी, नहीं तो तेरी वाइफ तेरे साथ कम और हमारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। इतना कहकर उदय अपनी जगह से उठा और कसक के पास जाकर उसने बोला, है क्यूट रैबिट, चलो हम ना गेम खेलते हैं। सब कसक के साथ बच्चे बन रहे थे। उदय के ये कहने पर कसक ने सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब खेलोगे, बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। बाकी सब चेयर पर बैठे थे, उन सब की तरह देखा तो वह सभी एक दूसरे की तरफ देखकर अपने अपने जगह से उठते हुए बोले, हाँ चलो हम भी।
खेलेंगे। इस बार सोनिया और नीली भी उन सब के साथ खेलने के लिए आ गई थी। तभी कसक ने राघवेंद्र जी, राजीव जी और विजय जी से भी कहा, पापा, अंकल, दादू, चलो आप भी खेलो, मजा आएगा। उन सबको बुलाने पर पहले तो वह सब थोड़ा हिचकिचाए, फिर वह सब भी कसक के साथ खेलने के लिए चले आए। दादाजी, जिन्हें अक्सर गंभीर ही देखा गया था और जिनको डिसिप्लिन में रहना ही पसंद है, आज वो भी कसक के साथ बच्चे बनकर गेम खेलने चले आए थे। यहाँ सिर्फ सुनैना जी नहीं आए थे, क्योंकि सुनैना जी वहाँ हॉल में थी ही नहीं। अब बात ये थी कि इतने सारे लोगों के साथ गेम कौन सा खेला जाए। अभी सब सोच ही रहे थे कि कसक की नज़र अपने किट्टू पर गई, जो छोटा होने के वजह से सोफे के नीचे घुस रहा था। तो उसे देखकर कसक को छुपन छुपाई खेलने का आइडिया आया, तो उसने सबसे कहा, हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे। लेकिन मसला ये था कि इतने सारे लोगों को ढूंढेगा कौन। तभी कसक ने कहा, मैं बताओ। सब उसे देखने लगे तो कसक सबके पास गई, सबको इकट्ठा करके सबके सीने पर उसने जैसे हाथ रखना चाहा, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जो करना है तुम हाथ पकड़ कर करो। अभय ने थोड़ा शक्ति से कसक को, किसी को भी उनके सीने पर हाथ रखने से मना किया, क्योंकि उसे कसक का किसी और को छूना अच्छा नहीं लग रहा था। तब सब ने कसक के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया, तो कसक ने सबके हाथ पर हाथ से छूते हुए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने लगी, और सबसे लास्ट में अभय बना चोर, जिसे सबको ढूंढना था। सब जल्दी जल्दी भागे छुपने के लिए, लेकिन कोई भी सीढ़ियों पर नहीं जा रहा था। सब हॉल में ही इधर उधर छुप रहे थे और कसक अभय के पीछे से भागी। अभय सबको ढूंढने लगा। वो किचन में जाता है, इधर जाता उधर जाता है और ढूंढता। सबसे पहले दादू पकड़े गए, उसके बाद पकड़ी गई नीली, और उसके बाद विजय जी, अमन, सोनिया, राज, उदय, निखिल, नितिन और बाकी सब एक एक करके बाहर आने लगे, क्योंकि अभय उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन अभी तक आयुष और कसक नहीं मिले थे। लेकिन वही सभी अभय को देखकर हंस रहे थे। लेकिन अभय को बहुत अजीब लग रहा था कि सब उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी जहां पर सुबह डर कर कसक निंग टेबल के नीचे छुप कर बैठी थी, वहीं पर अभय को किसी का हिलता हुआ सर नजर आया। अभय अपने व्हीलचेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए वहां गया और उसने एक चेयर को झटका से हटाया, तो देखा वहां पर आयुष है। अब वो भी पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर कसक नहीं मिल रही थी और उतना ही सब अभय को देखते हुए हंस रहे थे। अभय को थोड़ा डाउट हुआ कि कसक छुपने के लिए उसके पीछे से होकर भागी थी, और उसने झटके से अपनी व्हीलचेयर को जोर से गोल घुमा दिया, और जैसे उसने ऐसा किया उसने देखा उसके सामने कसक खड़ी उसे धप्पा कर रही है। सके चोर बना और बाकी उसकी हरकत पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि कसक जवाब है कि पीछे भागी थी तो वो कहीं और गई ही नहीं थी, वह तो अभय के व्हीलचेयर के पीछे ही छपी थी। और जब जब इधर उधर अपनी शहर को कंट्रोल करके जा रहा था, तो वह भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, जिसे अभय को कर सकते हैं और मिला ही नहीं। अब अभय नहीं खेलना, तुम चीटिंग कर रही हो, मेरे ही पीछे घूम रही थी तुम व्हीलचेयर की तरह दिखते हुए कहा, अभी मैं आपके पीछे नहीं घूम रही थी, मैं आपकी इस चेयर के पीछे घूम रही थी। नितिन ने कहा, क्यूट रैबिट ने हमें बचपन के दिन याद दिला दिए और आज कितने सालों बाद इतनी खुलकर कहते हैं हम सब एक साथ। नितिन आगे बढ़ा और उसने कसक को अपने गले से लगते हैं, थैंक यू क्यूट रैबिट, हम सबको इतना खुशी देने के लिए। वही अभय को छोड़कर बाकी सब जाकर कसक के साथ लगे और अभय एक जगह बैठा है, बस का सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था और बाकी सबसे ज्यादा सो रहा था, क्योंकि कसक उसकी वाइफ थी, लेकिन अभी तक उसका बंद उसके साथ नहीं बना था, जबकि उसके फ्रेंड्स और उसके भाई के साथ उसका बहुत अच्छा बंद बन रहा था। जहां वह जो भी दिल में हो वह आयुष को खुलकर बता रही थी। अब सभी गेम खेलने के बाद थक चुके थे, तो सभी आकर सोफे पर बैठ गए। तभी दादू ने सुनैना जी को आवाज देते हुए कहा, सुनना बेटा, जरा कॉफी पिला दो, आज इस बच्ची की वजह से हम सब भी गेम खेल कर थक चुके हैं। तभी सुनैना जी ने किचन से आवाज देते हुए कहा, जी पापा जी, बस 5 मिनट वेट कीजिए, कॉफी ला रहे हैं। सभी बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगी। तभी कसक ने चाहते हमें उन सब से कहा, आप सपना बहुत अच्छे हो, आप सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो और आप सब ने मुझे मारा भी नहीं। उन सब की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।
तभी सोनिया ने कसक से पूछा कैसा है, तुम्हें कौन मारता है, तुम तो इतनी प्यारी हो। तभी कसक ने कहा मेरे घर पर गेम खेलने से आंटी और दीदी मुझे मारते थे। अब सभी विद्यार्थी का चेहरा देखने लगे तो विजय जी ने कहा उसे घर में सभी समझदार है कि शक्ति तेरे बच्चे थोड़ी है जिसके साथ गेम खेलेंगे, और कसक मेरी चुलबुली है तो उसे हर वक्त खेलना बदमाशी करना पसंद है, जैसे अभी यहाँ आप सबके साथ कर रहे हैं। वहाँ घर पर भी सर्वेट के साथ खेलती है और किट्टू भी इसका है तो किट्टू के साथ भी हमेशा इधर उधर फुड़कना है इसे पसंद है। और इन सब चक्कर में अगर उसके हाथों से लगकर कोई सामान टूट जाता था तो आरती और काशी उसे दिन का सारा गुस्सा मेरी बच्ची पर उतरते थे। विजय जी क्यों इतना बोलकर रुकने पर कसक ने कहा मेरे पीठ पर और पीठ पर निशान है, हाथों पर भी निशान है, करने की मैं दिखाऊं। इतना कह करके साथ अपने पेट के पास से कपड़ा हटाने लगी तो जल्दी से अभय और विजय जी ने उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों का चेहरा देखने लगी और वह दोनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी अभय नहीं कसक के हाथ को दबाते हुए कहा अभी नहीं, तुम बाद में मम्मी को दिखाना, मम्मी उसमें ऑइंटमेंट लगा देंगे। अभय की बोलने का इरादा तो ये था कि तुम मुझे दिखाना, मैं उन्हें अपने होठों का एहसास देकर उन्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन वह सबके सामने ये कह नहीं सकता था, इसलिए उसने सुनैना जी के ऊपर डाल दिया था कि उन्हें दिखाने पर सुन्ना जी उन्हें ऑइंटमेंट लगा देंगे। थोड़ी देर में सुनैना जी ने सबके लिए कॉफ़ी लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अब सभी काफ़ी लेकर पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब मर्द वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे और किट्टू के साथ कैसा खेल रही थी। तभी उसने देखा कि नीली सोनिया सुन्ना जी के साथ किचन में चली गई। अभी तक कसक रानावत हवेली की किचन में नहीं गई थी तो वह भी अपने किट को छोड़कर किचन में चली गई। उसने देखा सोनिया और मिली सुन्ना जी के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी तो वह भी आगे आते में आंटी मैं भी कर दूं, मैं घर पर काम करती थी, आंटी और दीदी जो कहते थे मैं उनकी सारी बातें मानती थी, आप भी तो मैं ये कर दूंगी, यह सब्जी काट दूंगी। उसकी इतनी मासूमियत से कहने पर सोनिया ने उसे कहा अच्छा इधर आओ। कसर जाकर उसके पास बैठ गई तो सोनिया ने उसे मटर देते ने कहा इसे काट दो और उसके बाद ये सारे सब्जी तुम दो देना, ठीक है। सोनिया नहीं कटे हुए सब्जियों को कसक को दिया। तुम कसक तुरंत जाकर सब सब्जियों को धोकर लेकर आए और उसके पास बैठकर मटर छीलने लगी और सुनैना जी बाकी सब उसे देख रहे थे कि दिमाग से बच्ची होने के बाद भी वह उनके साथ काम करने किचन में आ गई थी। वहीं बाहर का सबको कुछ देर अपनी आंखों के सामने ना देखने पर जीजा जी को थोड़ी अजीब सी बेचैनी हुई तो विजय जी ने इधर उधर देखा लेकिन कसक नहीं मिली तो वह उठकर हवेली के बाहर जाने वालों की कहानी कसक किट के पीछे बाहर तो नहीं चले गए, लेकिन तभी उन्हें किचन से हंसने की आवाज में आने लगी। उन्हें लगा कि उन हंसने की आवाज में एक आवाज कर सकती है। वह किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कसाब सुनैना और नीली तीनों एक जगह बैठकर एक दूसरे के साथ खिलखिलाकर हंस रही है। विजय जी को आज बार बार उसके दिल पर सुकून मिल रहा था। कसक को इस तरह खुश देखकर मुस्कुराते हुए देखकर विजय जी दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गया। सबसे बातें करने लगे। कुछ ही देर में डिनर रेडी हो गया तो सुन्ना जी ने सबसे जाकर डिनर करने के लिए कहा। सभा के डिनर करने के लिए अपने अपने चेहरे पर बैठ गया तो सुनैना जी सर्वेट के साथ मिलकर खाना सर्वे करने लगी। वही कसक भी अभी उन्हीं के साथ खड़ी थी और सबको उनके पेट में सब्जी डाल रही थी और सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहे थे। सबका डिनर हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं अभय को भी अमन और निखिल ने उसके कमरे के पास पहुंचा दिया था और कसक उसके पीछे पीछे अपने किट्टू को लेकर चल रही थी। जब कसक उसके कमरे में आए तो अमन ने अभय से कहा माना कि आज उसने तेरी बेइज्जती की है, लेकिन उसकी बेइज्जती के बदला कुछ भी ऐसा वैसा करके मत लेना, नहीं तो तुझे पता है कल तेरी आज के मुकाबले डबल बेइज्जती हो जाएगी। अभय उसे घूर कर देखते हुए बोला मुझे भी पता है कि मोबाइल हैंग कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा भी सिम कार्ड डालने वाला नहीं हूँ, इसलिए तू निकल यहाँ से। अमन और निखिल अभय की शक्ल देखकर हंसते हुए उसके कमरे से चले गए। ही गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vac 0c1 fluids 2qx 0 मीटर 23 हब्बी ऐसा मत करो ना, मैं बैड टच नहीं लव टच कर रहा हूँ। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes.
गाइस बैंक चैप्टर में जहाँ से एडिट नहीं है मैंने वहाँ से एडिट किया है, आप लोग पढ़ सकते हो। और हाँ, बैंक चैप्टर मैंने डाला था कि मैं एडिट कर दूंगी, लेकिन पॉकेट नॉवेल की तरफ से चैप्टर लॉक हो गया है, इसलिए एडिट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ये चैप्टर पढ़कर बताओ कैसा लगा। अभय चोर बना और बाकी उसकी हरकत पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि कसक जब अभय पीछे भागी थी तो वो कहीं और गई ही नहीं थी, वो तो अभय के व्हीलचेयर के पीछे ही छुपी थी। और जब जब अभय इधर उधर अपनी व्हीलचेयर को अभय कंट्रोल करके जा रहा था, तो कसक भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, जिससे अभय को कसक मिली ही नहीं। अब अभय ने कहा, तुम चीटिंग कर रही हो, मेरे ही पीछे घूम रही थी। तो कसक ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो इस व्हीलचेयर की तरफ दिखाते हुए कहा, हब्बी मैं आपके पीछे नहीं घूम रही थी, मैं आपकी इस चेयर के पीछे घूम रही थी। उसकी बातें सुनकर नितिन ने कहा, क्यूट रैबिट ने हमें बचपन के दिन याद दिला दिए और आज कितने सालों बाद इतनी खुलकर हंसे हैं हम सब एक साथ। नितिन आगे बढ़ा और उसने कसक को अपने गले से लगते हुए कहा, थैंक यू क्यूट रैबिट, हम सबको इतना खुशी देने के लिए। वही अभय को छोड़कर बाकी सब जाकर कसक के साथ गले लग गए और अभय एक जगह बैठा सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था और बाकी सबसे ज्यादा ये सोच रहा था, क्योंकि कसक उसकी वाइफ थी लेकिन अभी तक उसका बॉन्ड उसके साथ नहीं बना था, जबकि उसके फ्रेंड्स और उसके भाई के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा था, जहां वह जो भी दिल में हो वह आयुष को खुलकर बता रही थी। अब सभी गेम खेलने के बाद थक चुके थे तो सभी आकर सोफे पर बैठ गए। तभी दादू ने सुनैना जी को आवाज देते हुए कहा, सुनैना बेटा जरा कॉफी पिला दो, आज इस बच्ची की वजह से हम सब भी गेम खेलकर थक चुके हैं। तभी सुनैना जी ने किचन से आवाज देते हुए कहा, जी पापा जी बस 5 मिनट वेट कीजिए, कॉफी ला रहे हैं। सभी बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी कसक ने चाहते हुए उन सब से कहा, आप सपना बहुत अच्छे हो, आप सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो और आप सब ने मुझे मारा भी नहीं। उसकी आखिरी की लाइन सुनकर उन सब की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी सोनिया ने कसक से पूछा, कसक तुम्हें कौन मारता है, तुम तो इतनी प्यारी हो। तभी कसक ने कहा, मेरे घर पर गेम खेलने से आंटी और दीदी मुझे मारते थे। अब सभी विजय का चेहरा देखने लगे, तो विजय जी ने कहा, उस घर में सभी समझदार है, कसक की तरह बच्चे थोड़ी है जो इसके साथ गेम खेलेंगे, और कसक मेरी चुलबुली है तो उसे हर वक्त खेलना बदमाशी करना पसंद है, जैसे अभी यहाँ आप सबके साथ कर रही है। वहाँ घर पर भी सर्वेट के साथ गेम खेलती है और किट्टू भी इसका है, तो किट्टू के साथ भी हमेशा इधर उधर फुदकना इसे पसंद है। और इन सब चक्कर में अगर इसके हाथों से लगकर कोई सामान टूट जाता था तो आरती और काशवी उस दिन का सारा गुस्सा मेरी बच्ची पर उतारते थे। विजय जी के इतना बोलकर रुकने पर कसक ने कहा, मेरे पीठ पर और पेट पर निशान है, हाथों पर भी निशान है, मारने की मैं दिखाऊं। इतना कहकर के कसक अपने पेट के पास से कपड़ा हटाने लगी, तो जल्दी से अभय और विजय जी ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों कसक का चेहरा देखने लगे और वह दोनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अभय ने कसक के हाथ को दबाते हुए कहा, अभी नहीं, तुम बाद में मम्मी को दिखाना, मम्मी उसमें ऑइंटमेंट लगा देंगे। अभय के बोलने का इरादा तो ये था कि तुम मुझे दिखाना, मैं उन्हें अपने होठों का एहसास देकर उन्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन वह सबके सामने ये कह नहीं सकता था, इसलिए उसने सुनैना जी के ऊपर डाल दिया था कि उन्हें दिखाने पर सुनैना जी उन पर ऑइंटमेंट लगा देंगी। थोड़ी देर में सुनैना जी ने सबके लिए कॉफ़ी लाकर कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और अब सभी कॉफ़ी लेकर पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब मर्द वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे और किट के साथ कसक खेल रही थी, और अभय की नज़र कसक पर जमी हुई थी, ये सोचते हुए कि कब कसक को कसकर अपनी बाहों में भर ले। तभी कसक ने देखा कि नीली और सोनिया सुनैना जी के साथ किचन में चली गई। अभी तक कसक रानावत हवेली की किचन में नहीं गई थी, तो वह भी अपने किट्टू को छोड़कर किचन में चली गई। उसने देखा सोनिया और नीली सुनैना जी के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी, तो वह भी आगे आते हुए बोली, आंटी मैं भी कर दूं, मैं घर पर काम करती थी। आंटी और दीदी जो कहते थे मैं उनकी सारी बातें मानती थी।
आप भी कहो मैं ये कर दूंगी, ये सब्जी काट दूंगी। उसकी इतनी मासूमियत से कहने पर सोनिया ने उसे कहा, अच्छा इधर आओ। कसक जाकर उसके पास बैठ गई। तो सोनिया ने उसे मटर देते हुए कहा, इसे छिल दो और उसके बाद ये सारे सब्जी तुम धो देना, ठीक है। सोनिया ने कटे हुए सब्जियों को कसक को दिया तो कसक तुरंत जाकर सब सब्जियों को धोकर लेकर आए और उसके पास बैठकर मटर छीलने लगी और सुनैना जी बाकी सब उसे देख रहे थे कि दिमाग से बच्ची होने के बाद भी वो उनके साथ काम करने किचन में आ गई थी। सुनैना जी ने उसे मना भी किया था क्योंकि अभी वह सभी किचन में मौजूद थे। वहीं बाहर कसक को कुछ देर अपनी आंखों के सामने ना देखने पर विजय जी को थोड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। तो विजय जी ने इधर उधर देखा लेकिन कसक नहीं मिली तो वह उठकर हवेली के बाहर जाने लगे कि कहीं कसक किट्टू के पीछे बाहर तो नहीं चली गई। लेकिन तभी उन्हें किचन से हंसने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि उन हंसने की आवाज में एक आवाज कसक की है। वो किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कसक, सोनिया और नीली तीनों एक जगह बैठकर एक दूसरे के साथ खिलखिलाकर हंस रही है। विजय जी को आज बार बार उनके दिल पर सुकून मिल रहा था। कसक को इस तरह खुश देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर विजय जी दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गए और सबसे बातें करने लगे। कुछ ही देर में डिनर रेडी हो गया तो सुनैना जी ने सबसे जाकर डिनर करने के लिए कहा। सभी डिनर करने के लिए अपने अपने चेयर पर आकर बैठ गए तो सुनैना जी सर्वेट के साथ मिलकर खाना सर्व करने लगी। वही कसक भी अभी उन्हीं के साथ खड़ी थी और सबको उनके प्लेट में सब्जी डाल रही थी और सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहे थे। सबका डिनर हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब कसक, सुनैना जी, सोनिया और नीली उन चारों ने डिनर किया। वहीं अभय को भी अमन और निखिल ने उसके कमरे के पास पहुंचा दिया था और कसक उसके पीछे पीछे अपने किट्टू को लेकर चल रही थी। जब कसक उसके कमरे में आए तो अमन ने अभय से कहा, माना कि आज उसने तेरी बेइज्जती की है लेकिन उसकी बेइज्जती के बदला कुछ भी ऐसा वैसा करके मत लेना, नहीं तो तुझे पता है कल तेरी आज के मुकाबले डबल बेइज्जती हो जाएगी। अभय ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मुझे भी पता है कि मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा उसमें सिम कार्ड डालने वाला नहीं हूँ, इसलिए तू निकल यहाँ से। अमन और निखिल अभय की शक्ल देखकर हंसते हुए उसके कमरे से चले गए। कसक के कमरे में आने के बाद अभय ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और कसक को देखने लगा। कसक ने अपने किट्टू को नीचे छोड़ा और वह अभय को देखते हुए उसके पास आई और उससे बोली, चलो हब्बी मैं आपको बेड पर सुला देती हूँ। कसक की इतनी मासूमियत और सब कुछ से अनजान होने के बाद भी उसका ख्याल रखना अभय को बहुत अच्छा लग रहा था। अभय व्हीलचेयर से उठते हुए कसक को अपने गोद में उठाया और उससे कहा, मैं तुम्हें बेड पर लेकर चलूं। अभय कसक को बेड की तरफ लेकर जाने लगा। कसक बस उसे देख रही थी। कसक ने व्हीलचेयर को देखते हुए कहा, और झूठे हब्बी, आप तो चलाते हो लेकिन आप सबको बुद्धा बनाते हो कि आपको चलना नहीं आता। अभय हंसते हुए उसे अब बेड पर लेकर आया और लिटाते हुए उससे बोला, मुझे चलना आता है लेकिन अभी हम गेम खेल रहे हैं। जैसे नीचे गेम खेल रहे थे ना, तो मुझे पनिशमेंट मिली है कि मुझे व्हीलचेयर पर बैठना है, तो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है। कसक ने जल्दी जल्दी से हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो अभय ने कसक से कहा, तुम्हें काशवी और आरती आंटी ने मारा है। कसक ने फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाया। तब अभय ने कहा, उसके निशान है। कसक ने फिर से हाँ में सर हिलाया तो अभय के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, मुझे दिखाओ। कसक एक बार फिर से अपने सर को हाँ में हिलाकर बेड पर उठकर बैठ गई और उसने अपनी फ्रॉक को उतार कर नीचे बेड पर रखा तो अभय ने देखा उसकी दूधिया गोरे जिस्म पर कई ऐसी चोट के निशान हैं जो आमतौर पर नहीं होने चाहिए थे। कोई निशान उसकी गर्दन के पास थे तो कोई निशान पेट पर थे। अभय अपनी उंगलियों से छुआ तो कसक ने अपने आंखों को मिच लिया। अभय कसक के एकदम चेहरे के पास गया और उसके कान में सरगोशी भरे आवाज में कहा, क्या दर्द हो रहा है? कसक ने अपनी आंखें खोली और अभय को बिल्कुल अपने पास देखा। उसने अपने सर को नामे हिलाते हुए कहा, अभी दर्द नहीं हो रहा, जब आंटी मारती थी ना तब दर्द होता था। अभय की मुठ्ठियां कस गई थी। यह सब सुनकर अभय नीचे झुका और कसक के नाभि के ऊपर बने निशान पर उसने अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे करके किस करने लगा।
कसक को नहीं पता था कि यह अभय उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन उसे अभय का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने अभय के सिर को अपने पेट पर दबाते हुए कहा, अभी मत करो ना, गुदगुदी हो रहा है। कसक की आवाज में एक खिंचाव था और उसकी इस तरह कहने से अभय बहक रहा था। उसने और जल्दी जल्दी कसक की पूरे पेट को किस करना शुरू कर दिया। अभी कसक ने मिनी समीज पहना हुआ था। अभय ने उसे उठा दिया और उसकी उभार को देखते हुए धीरे से जाकर उनमें किस करने लगा। अभय के ऐसा करने से कसक की सांस एक पल को थम सी गई और उसने अभय से कहा, हब्बी आप बैड टच कर रहे हो। अभय उसकी बातें सुनकर ऊपर उठा और उसके चेहरे के पास आया और अपनी गर्म सांसों से कसक के चेहरे को भिगोते हुए बोला, मैं बैड टच नहीं लव टच कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कसक के सीने के ऊपर जो निशान बने थे उनमें अपने होंठ रख दिए। अभय के ऐसा करने से कसक से कुछ कहा ही नहीं गया। अभय अभी कसक के बहाव में बहक रहा था। उसे लग रहा था कि यह एहसास तो उसे कभी काशवी के साथ मिला ही नहीं था, जिससे वह काशवी के नजदीक जा पाता, लेकिन कसक में जो एहसास उसे मिल रहे थे इससे वह कसक से दूर नहीं हो पा रहा था, बल्कि अपनी सारी हदें तोड़कर कसक को अभी अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि कसक अभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वह खुद को नाकाम रोकने की कोशिश कर रहा था। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https://whatsapp.com/channel/0029vac0c1 fluids 2qx 0 मीटर। 24 आपने मुझे दांत काटा ना, अब मैं पापा को बताऊंगी आप गंदे हब्बी हो। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. कसक की आवाज में एक खिंचाव था और उसकी इस तरह कहने से अभय बहक रहा था। उसने और जल्दी जल्दी कसक की पूरे पेट को किस करना शुरू कर दिया। अभी कसक ने मिनी समीज पहना हुआ था। अभय ने उसे उठा दिया और उसकी उभार को देखते हुए धीरे से जाकर उनमें किस करने लगा। अभय के ऐसा करने से कसक की सांस एक पल को थम सी गई और उसने अभय से कहा, हब्बी आप बैड टच कर रहे हो। अभय उसकी बातें सुनकर ऊपर उठा और उसके चेहरे के पास आया और अपनी गर्म सांसों से कसक के चेहरे को भिगोते हुए बोला, मैं बैड टच नहीं लव टच कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कसक के सीने के ऊपर जो निशान बने थे उनमें अपने होंठ रख दिए। अभय के ऐसा करने से कसक से कुछ कहा ही नहीं गया। अभय अभी कसक के बहाव में बहक रहा था। उसे लग रहा था कि यह एहसास तो उसे कभी काशवी के साथ मिला ही नहीं था, जिससे वह काशवी के नजदीक जा पाता, लेकिन कसक में जो एहसास उसे मिल रहे थे इससे वह कसक से दूर नहीं हो पा रहा था, बल्कि अपनी सारी हदें तोड़कर कसक को अभी अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि कसक अभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वह खुद को नाकाम रोकने की कोशिश कर रहा था। अभय खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। पता नहीं कसक में ऐसी कौन सी कशिश थी जो अभय को पागल बना रही थी। अभय ने कसक के पेट को अपने हाथों में कस के भींच रखा था और उसके सीने को चूम रहा था। कसक को ये सब अच्छा भी लग रहा था, और जैसा कि उसके पापा ने उससे कहा था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को कोई छुए तो वह बैड टच होता है, तो सबको वैसा भी लग रहा था कि अभय उसे बैड टच कर रहा है। लेकिन जो अभय की फीलिंग्स थे वो कसक को अपने अंदर महसूस हो रहे थे, क्योंकि कसक खुद को अभय को इस तरह से किस करने से रोक नहीं पा रही थी। अभी कसक के सीने को चूमते हुए अभय के दिमाग में एक बात खटकी कि जब उसकी बॉडी के फ्रंट एरिया में ऐसे निशान है तो उसके पीठ पर और कितने निशान होंगे। अभय ने तुरंत झटके से कसक को पलट दिया। कसक पेट के बल हो गई और उसकी पीठ पूरी तरह से अभय के सामने थी। अभय ने देखा कसक के पीठ पर उसके कमर पर कई जगह लंबे लंबे छड़ी के मरने के निशान है।
उन्हें देखकर अभय का मन ऐसा किया कि वह अभी उस कश्वी और उसकी मां आरती की सर को उसके गर्दन से अलग कर दे। कसक के पीठ में लगे निशान में कुछ निशान तो ऐसे थे जो शायद अभी कुछ दिन पहले की ही हो। उनमें किसी में मोटी छड़ी के निशान थे तो कोई पतली छड़ी की नोक के निशान थे, जैसे कि कांटा चुभा हो और उनमें से खून की धार बह रहे हो। अभय को ये सब देखकर ऐसा लगा कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो किसी जीते जागते इंसान को इंसान ना समझकर जानवरों की तरह मारे, और वो भी इतनी मासूम लड़की को अभय के हाथ मुट्ठी में कस रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर काशवी और उसकी मां को जान से मार दे। अभय झुककर कसक की पीठ पर लगे जख्म के निशान को अपने होठों से छूते हुए कसक से बोला, ये सारे निशान कब के हैं? कसक, जो अभय की इस तरह होठों को अपनी पीठ पर महसूस कर नींद की आगोश में जा रही थी, उसने धीमे से कहा, 1 हफ्ते पहले का। कसक की बात पर अभय ने पूछा, क्यों? मैंने पूछा क्यों? कसक ने कुछ नहीं कहा तो अभय ने फिर से पूछा कि ये निशान क्यों दिए उन्होंने? इतना कहकर अभय ने कसक की पीठ पर अपने होंठ वापस रखे और उन्हें चूमते हुए बोला, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कसक की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी, क्योंकि अभय के इस तरह से उसके पीठ पर किस करने से उसके जिस्म में सनसनी पैदा होने लगी थी। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. कसक ने खुद को जबरदस्ती जगाकर मदहोशी से कहा, वो उस दिन ना काशवी दी के रूम में मैं ना उनके जूते साफ कर रही थी, तब ना वह जूते गलती से मुझसे गंदे हो गए। वो क्या हुआ कि टेबल पर उनकी नेल पेंट रखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया और वह नेल पेंट पूरा उनके जूते पर गिर गया, तो वह जूता खराब हो गया, इसलिए कश्वी दी ने मुझे मारा था। अभय के हाथ अब कसक के पूरे जिस्म पर चल रहे थे। उसने अपनी एक फिंगर को कसक की गहरी नाभि में डालते हुए उसे अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुम यहाँ आ गई हो। अब तुम सिर्फ यहाँ रहोगी, मेरे पास रहोगी। अभय की कसक की नाभि में अपनी उंगली को डालने से कसक की मुंह से एक सिसकी निकली, जिसे सुनकर अभय और पागल होने लगा। उसने कसक के क्लीवेज पर अपनी होठ रख दिए और उन्हें किस करते हुए अपनी जुबान से लिक करने लगा। तभी कसक ना चाहते हुए भी उसके सामने से सिस्कारियां लेने लगी और अभय उसकी सिस्कारी सुनकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपने दांत गड़ा दिए। अभय के ऐसा करते ही कसक की एक आह निकली और वो उठकर बैठते हुए बोली, आपने मुझे दांत काटा ना, अब मैं पापा को बताऊंगी आप गंदे हब्बी हो, आपने मुझे दांत काटा, रुको मैं अभी जा रही हूँ पापा के पास बोलने के लिए। इतना कहकर जैसे ही कसक बेड से उठने को हुई तब अभय को ध्यान आया कि वह क्या करने जा रहा था। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vac 0c1 fluids 2qx 0 meter। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes। 25 मैं तुम्हारा हब्बी हूँ ना, तुम अभय रानावत की लिटिल गर्ल। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes। अभय के हाथ अब कसक के पूरे जिस्म पर चल रहे थे। उसने अपनी एक फिंगर को कसक की गहरी नाभि में डालते हुए उसे अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम सिर्फ यहाँ रहोगी, मेरे पास रहोगी। अभय की कसक की नाभि में अपनी उंगली को डालने से कसक की मुंह से एक सिसकी निकली, जिसे सुनकर अभय और पागल होने लगा। उसने कसक के क्लीवेज पर अपनी होठ रख दिए और उन्हें किस करते हुए अपनी जुबान से लिक करने लगा। तभी कसक ना चाहते हुए भी उसके सामने से सिस्कारियां लेने लगी और अभय उसकी सिस्कारी सुनकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपने दांत गड़ा दिए। अभय के ऐसा करते ही कसक की एक आह निकली और वो उठकर बैठते हुए बोली,
आपने मुझे दांत काटा ना, अब मैं पापा को बताऊंगी आप गंदे हब्बी हो, आपने मुझे दांत काटा, रुको मैं अभी जा रही हूँ पापा के पास बोलने के लिए। इतना कहकर जैसे ही कसक बेड से उठने को हुई तब अभय को ध्यान आया कि वह क्या करने जा रहा था। कसक भी अपने कदम बेड के नीचे रखती उससे पहले ही अभय ने उसकी बांह को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। कसक सीधी जाकर अभय के सीने पर गिरी और उसका चेहरा भी अभय के गर्दन से जा लगा। अभय का सीना और कसक का सीना एक दूसरे से टकरा रहा था। अभय ने कसक की चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसे कस के अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कान में सरगोशी से अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहा, तुम इस हालत कमरे से बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा हब्बी हूं ना, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि तुम्हें जाकर पापा को ये सब बताना चाहिए, समझी। कसक अभय से दूर होना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि आप गंदे हब्बी हो, लेकिन जब वह अभय से दूर नहीं हो पाई तो उसने कस के अभय के कान में काटते हुए कहा, मैं क्यों आपका साथ दूं, आप गंदे हब्बी हो। अभय की कानों पर कसक के काटते ही अभय तिलमिला उठा, लेकिन उसने कसक को छोड़ा नहीं बल्कि बेड पर पलटते हुए उसने कसक को अपने नीचे कर लिया और उसकी बाहों को कस के पकड़े हुए था और कसक अब उसके नीचे पूरी तरह से दबी हुई उसकी आंखों में देख रही थी। कसक ने अपने हाथ से अभय की कंधे पर मारते हुए कहा, हब्बी मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। कसक के मुझे नींद आ रही है कहने पर अभय उसके नाक पर अपनी जीभ से लिक करते हुए बोला, हाँ तो ऐसे ही सो जाऊं ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कसक कुछ देर तक अभय को घूरते हुए बोली, मैं आपका बेड नहीं हूँ जो आप मेरे ऊपर सो जाओ, उतरो मेरे ऊपर से, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ना अभी तो आपने जो दांत मुझे काटा है मैं वह जाकर पापा को बोल दूंगी। अभय कसक की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी छोटी सी वाइफ, उसकी लिटिल गर्ल उसे धमकी देने से बाज नहीं आ रही थी। पहले तो उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी और अभी पापा को बोलने की धमकी दे रही है। तभी अभय ने कहा, अच्छा तुम पापा को बोल दोगी तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बड़ा वाला इंजेक्शन। अभय के मुंह से अभी इतना निकल ही था कि कसक उसे घूर कर देखने लगी। कसक की बड़ी बड़ी आंखों से खुद को घूरना अभय से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपना चेहरा नीचे करते हुए खुद से कहा, अरे यार ये तो अब बड़े वाले इंजेक्शन के नाम से डरती भी नहीं है, क्या करूं अब इसे फुसलाने के लिए। फिर अभय को एकदम से कुछ याद आया और उसने कसक से कहा, अगर तुम मेरे और अपने बीच की बात किसी को नहीं बताओगी, टॉप सीक्रेट रखोगी, तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। जैसे ही अभय ने आइसक्रीम का नाम लिया कसक अपनी जबान होठों पर फेंटती हुई बोली, यम्मी आइसक्रीम, सच्ची हब्बी आइसक्रीम खिलाओगे। कसक मासूम बच्चे की तरह फिसल गई और उसने पूछा तो अभय ने उसकी नाक पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए कहा, हाँ खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा, जब तुम बोलोगी तब खिलाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे और तुम्हारे इस कमरे के अंदर हमारे बीच होगा तुम वो बात किसी को नहीं बताओगी, ना तो अपने पापा को और ना ही तुम अपनी बेस्टू को कुछ बताओगे। कसक अभय की बाहों में सिमटी उससे बोली, ठीक है नहीं बताऊंगी, अब मुझे सोने दो, निन्नी आ रही है। कसक की मासूमियत पर अभय को टूट कर प्यार आ रहा था। अभी अगर कसक नॉर्मल होती तो अभय उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, उसे अपना बना लेता, लेकिन यहाँ वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मजबूर था। अभय ने कसक के कमर को सहलाते हुए कहा, ठीक है सो जाओ। उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपनी जबान रगड़ते हुए कहा, सो जाओ ना वाइफी, अच्छा लग रहा है। कसक ने देखा अभय उस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कसक अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अभय उसे लेकर पलट गया। अब अभय नीचे था और कसक उसके ऊपर, क्योंकि अभय जानता था कसक उसके भार को झेल नहीं पाएगी। अभय ने कहा, अब सो जाओ। कसक ने अभय से कुछ कहा नहीं और अपना सर अभय के सीने पर रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अभय धीरे धीरे करके कसक की पीठ को सहला रहा था, जिससे कसक को भी अच्छा लग रहा था और वह जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। अभय कसक की पूरे पीठ को सहलाते हुए ये सोच रहा था कि अभी कसक ने सिर्फ एक पजामा पहना था और मिनी समीज, और अगर ऐसे में वह कमरे से बाहर चली जाती तो सब क्या कहते हैं। अभय का एक बार फिर से सबके सामने पोपट हो जाता, उसकी बीवी उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही थी।
कसक की गर्म सांसें अभय को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अभय ने अपना सर नीचे किया और कसक की माथे को चूमते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मुझे इतना अच्छा फील कराएगा। जहां मैं कल तक ये सोचकर का काशवी के साथ रिश्ता निभाना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से शादी करना है, लेकिन उसके मुझे छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। महज कोइंसिडेंस हुआ कि उसका मुझे छोड़ना, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना और तुम्हारा इस तरह से मुझ पर अपना रंग भरना। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, मैं क्यों इतनी जल्दी तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी हो, तुम्हें कोई और देखे या छुए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता है कि यह सब अभी मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जब तक दो जिस्म का नहीं होता तब तक वह रिश्ता अधूरा होता है, और मैं हमारे रिश्ते को अधूरा नहीं रखना चाहता। इसे जल्दी ही पूरा करूंगा और तुम्हें अपनी बाहों में भर कर रखूंगा। हमेशा तुम्हें एक कांटा भी नहीं चुभेगा, एक खरोच तक नहीं आएगा। ये वादा है तुमसे, तुम्हारे अभय का, तुम्हारे हब्बी का। लेकिन यार तुम मेरी बेइज्जती कर देती हो सबके सामने। ये सब कहते हुए अभय के चेहरे पर कसक को देखते हुए बड़ी सी स्माइल थी। अभय कसक की बालों की लेटों को जो उसकी चेहरे पर आ गए थे, उन्हें अपनी एक उंगली से आहिस्ते से उसके कान के पीछे किया और कसक का मासूम चेहरा देखने लगा। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. लेकिन जैसे ही अभय के ख्यालों में कसक की पीठ का नज़ारा घुमा, उसके चेहरे पर जो अभी खुशी थी वह गायब हो गई और उसने अपनी उंगलियों को कसक की पीठ पर चलाते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हारी पीठ पर जख्म दिए हैं ना, मैं उन लोगों की जिंदगी पर जख्म दूंगा। उन्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि वह लोग भूल कर भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तुम वहां जाओगी उस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें फिर से एक मौका मिल गया है तुम्हें सताने का। लेकिन अब तुम्हारे साथ अभय रानावत का नाम जुड़ा है, और अगर रानावत से जुड़े हुए इंसान के साथ कोई कुछ करने के बारे में सोचने से भी पहले कांप जाता है, और तुम तो अभय रानावत की वाइफ हो, अभय रानावत की लिटिल गर्ल। तुम्हारे साथ कुछ करना तो छोड़ो, सोचना भी उन लोगों को जहन्नम नसीब कराएगा। अभय रानावत। अभय ने फ़ोन उठाया जो उसकी साइड टेबल पर रखा था और उसने एक नंबर डायल किया। जब कॉल रिसीव हुआ तो उधर से कहा गया, क्या बात है मेजर, इतनी रात को कॉल कर रहे हो? क्या आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया? मुझे तो लगा अभी आप 2-3 दिन तक एंजॉय करोगे पूरे रात भर अपनी वाइफ के साथ। इतना कहते हुए फ़ोन के दूसरे तरफ से हंसने की आवाज़ आने लगी। तभी अभय ने उससे कहा, तुझे तेरे पैर तोड़वाने हैं क्या? तब सामने से आवाज़ आई, फिलहाल तो आप व्हीलचेयर पर बैठे हो। इतना कहते हुए वो शख्स फिर से हंसने लगा। तो अभय ने कहा, नहीं, अगर तुझे चाहिए तो बोल, मैं अपना व्हीलचेयर तुझे तेरे घर पार्सल करवा देता हूँ। तब दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी आराम फरमाने की ज़रूरत नहीं है, चल अब काम की बात पर, अब बोल क्या कहना है। अब अभय के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने कहा, तुझे किसी को ऐसे ठिकाने लगाना है कि वह दुनिया की नज़रों में भी रहे और जिंदगी से मौत के बीच का सफ़र तय करें। जैसे ही अभय के मुंह से यह निकला, उस इंसान ने कहा, अब किसने अपनी मौत खुद अपने हाथों मांग ली है? तुमसे। अभय ने कसक के चेहरे की तरफ देखा और उसकी नाक को चूमते हुए बोला, बस इतना समझ, किसी ने मेरी जान पर हाथ डालने की कोशिश की है। दूसरे शख्स ने कहा, नाम बता जिसने ऐसा करने की हिमाकत की है। अभय ने कहा, काशवी चौधरी और आरती चौधरी। दूसरा शख्स सोच में पड़ गया और उसने कहा, पर काशवी चौधरी से तो तेरी शादी होने वाली थी ना? अभय ने कसक के पीठ पर बने जख्म के निशान को देखते हुए कहा, नहीं, मेरी बीवी मेरी बाहों में है और तुझे इन दोनों को ठिकाने लगाना है, लेकिन कल के बाद, क्योंकि कल मेरा रिसेप्शन है और तू आ रहा है तो तू भी अपनी भाभी से मिल लेना। तो दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, ठीक है, कल तक उन दोनों का काम भी तमाम करने के बारे में सोच लेता हूँ कि क्या करना है। अभय ने कहा, जो करना है सोच समझकर अच्छे से करना है, क्योंकि उन दोनों को सबके सामने जिंदा भी रखना है और इतना तड़पाना है कि दोनों जिंदगी को छोड़कर मौत की भीख मांगे।
दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, दैट्स माय अभय रानावत, जिसे चाहता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है और जिसे मिटाना चाहता है उसे जिंदगी में रखकर मौत की झलक देता है। उसके इतना कहते ही अभय ने फोन कट कर दिया और इस बार उसने कसक को और भी टाइट से अपनी बाहों में भरा और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, जिन लोगों ने तुम्हारे जिस्म पर जख्म दिए हैं ना, मैं उन लोगों के रूम को जख्मी कर दूंगा और तुम्हारे जिस्म से यह निशान मिटाने के लिए अपने होठों से मेरी मोहब्बत का एहसास कराऊंगा। पता नहीं कब वो रात आएगी जब तुम मेरी बाहों में सिमटोगी और मैं तुम्हारे आगोश में समाऊंगा। तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है बच्चा। आई डोंट नो वाई बट आई स्टिल लव यू। अभय को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो कसक में पूरी तरह से समा जाए, उसे प्यार करे, उसकी आन्हें सुने, उन आन्हों में अपना नाम सुने, लेकिन उसके ये ख्याल सिर्फ ख्याल भर थे और कसक उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। हे गाइस, अगर आप लोगों को एक धांसू और रोमांटिक नॉवेल जो फुल एक्सप्लेन हो वैसा पढ़ना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मैं यहीं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी डालती हूँ, जिन्हें आना है वहाँ उनका वेलकम है। https://whatsapp.com/channel/0029vac0c1fuids2qx0 Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes.